हाँ देखिए बेटा, हम लोगों का दूसरा चरण है। पहला चरण हम लोगों का हो गया है फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड चरण हम लोग देखेंगे। देखिएगा, ये पहला चरण का आपको डेट याद रखना है खाली। उसमें क्या किया था ये भी आपको याद रखना है, 2 पॉइंट दिए गए थे। अभी तीसरा चरण हम लोग देखेंगे। देखो, तीसरे चरण आपका वर्ष 1991 से लेके आज तक बेटा, आज तक के कालखंड में 1951 से लेके 91 से लेके आज तक, 1991 से लेके आज तक, मतलब 2020 तक बेटा। देखिएगा इस चरण में क्या बोला गया है। भारत ने दूसरे चरण की विदेश नीति में अधिक और गतिशील बने। भारत सबसे ज़्यादा गतिशील कब बना बेटा? दूसरे चरण में, है ना। विदेश नीति के साथ व्यापक दृष्टि से अगर देखा जाएगा, पूरे तरीके से, पूरे मायने से अगर देखा जाएगा, तो भारत सबसे ज़्यादा गतिशील दूसरे चरण में बना हुआ है। ऐसे समझ में, शीत युद्ध के कालखंड में अगर देखा जाएगा, जो भी राजनीतिक और सैनिक संबंधों में प्रधानता नहीं रही। शीत युद्ध के कालखंड में राजनीतिक है और सैनिक, इन संबंधों में प्रधानता, मतलब पूरी तरीके से राजनीतिक व्यवहार अलग से, सैनिकी व्यवहार अलग से, इस यहाँ पे प्रधानता मतलब एक निष्ठता वहाँ पे शीत युद्ध के कालखंड में नहीं बन पा रही थी। आया समझ में? तो उस समय विदेश नीति आर्थिक मामले में, विदेश नीति के साथ अगर आर्थिक विदेश नीति करनी है तो आर्थिक मामले है, व्यापार है, शिक्षा है और तकनीकी ज्ञान मतलब साइंस, है ना। विदेश नीति अगर हम लोगों को देश में करनी है, दूसरे देश के साथ व्यवहार करना है, तो आर्थिक मामला, पैसे की दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तकनीकी विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। इन बहुत सारे पहलुओं का उसमें समावेश था। ऐसा समझ बेटा। वर्ष 1991 में अगर देखा जाएगा, भारत पर आर्थिक व्यवस्था सरकारी नियंत्रण कम कर उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया। अभी देखो, 1991 में अगर देखा जाएगा तो भारत ने आर्थिक व्यवस्था पर लदा हुआ सरकारी नियंत्रण, भारत में जो भी आर्थिक व्यवस्था पे जो लाद दिया हुआ सरकारी नियंत्रण है ना। अभी कौन कौन सा सरकारी नियंत्रण है बेटा? है ना, जैसे जीएसटी होता है, हाँ, अलग अलग तरीके के जो टैक्स होते हैं, ऐसे जो सरकारी जो नियंत्रण है बेटा, उस नियंत्रण को कम करके भारत ने उदारीकरण नीति का स्वीकार किया। समझ में? अब ये उदारीकरण नीति क्या होती है बेटा, इसको देखना है। उदारीकरण नीति की जो देख रेख में भारत ने स्वीकार की, तो इस उदारीकरण नीति को हम लोग देखेंगे, उदारीकरण क्या होता है ना। और इसके साथ अगर देखा जाएगा तो भारत ने इस कारण सुलभता से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि, जिस समय से भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई, देखिएगा, जिस समय से भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई, उस समय से दूसरे देशों के साथ, मतलब पड़ोसी देशों के साथ, भारत देश को व्यापार करने में सुलभता मिली और उसके साथ वृद्धि मतलब विकास हो गया व्यापार का। ऐसा समझ में? और वैश्विक व्यापार में हमारे सहभागिता बढ़ गई। और देखा जाएगा तो विश्व के व्यापार में हम लोग पूरी तरीके से सहभाग करने लगे। वहाँ पे हमारी वृद्धि बढ़ गई, मतलब सहभागिता बढ़ गई, हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ गया बेटा, है ना। अगर आर्थिक विकास की दर से वृद्धि का प्रयास होने लगा और उसके कारण भारत ने जब से उदारीकरण नीति को अपनाया, उसके कारण भारत का विकास का दर बढ़ने लगा। विकास दर धीरे 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 भारत का ऊंचा जाने लगा, है ना। आर्थिक विकास का दर मतलब पैसा, जो पूंजी की, जिससे पूंजी मिलती है, जिससे पैसा मिलता है, ऐसा दर भारत का धीरे धीरे क्या होने लगा बेटा? बढ़ने लगा और भारत प्रयास होने लगे। और इसके लिए जैसे आर्थिक पूंजी किस तरीके से बढ़ती है, पैसा कहाँ से आता है, ऐसे चीज़ों पे भारत ने सबसे ज़्यादा प्रयास करने लगा। आया समझ में? तो ये उदारीकरण क्या होता है, देखिए उदारीकरण क्या होता है।
देखिएगा उदारीकरण का अर्थ और क्या होता है। देखो, उदारीकरण ही एक आर्थिक सुधार और जिसका उद्देश्य भारतीय व्यापार और उद्योग में सभी अनावश्यक नियंत्रण। देखो, उदारीकरण का मतलब क्या है, आपको ध्यान देना है। व्यापार और उद्योग में जो भी अनावश्यक नियंत्रण सरकार के होते हैं बेटा, गवर्नमेंट के होते हैं, और इन सरकारों के जो निर्बंध होते हैं, जो प्रतिबंध होते हैं, इनसे मुक्त करना। लाइसेंस और परमिट जो होता है अंत का संकेत देते हैं, है ना। जो भी आप बड़े बड़े बिजनेस करते हो, बड़े बड़े जो व्यवहार करते हो, उसके लिए आपके पास लाइसेंस और परमिट होते हैं, है ना। 1 साल 2 साल उसको रिन्यूअल किया जाता है ना। और इसके लिए पैसा भी आपको देना पड़ता है ना। और जहाँ पे जैसे अपनी बिजनेस है, पैसे में आपको टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, अलग अलग जो भी अनावश्यक जो नियंत्रण है, ऐसे अनावश्यक नियंत्रण में हटा कम करवा दिए गए, उसको उदारीकरण बोला जाता है समझ में बेटा। अगर उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ निजी व्यक्तिगत गतिविधियाँ, मतलब कुछ निजी खुद के कुछ व्यक्तिगत गतिविधियाँ हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके प्रतिबंध लगाने के बाद जो सरकारी जो नियम है, उन सरकारी नियमों को ढील दिया गया बेटा। आया समझ में, कम करवा दिया गया, है ना। कुछ ऐसे सरकारी नियंत्रण है, उस ऐसे सरकारी नियंत्रण को कम करवा दिया गया, और कम करवाने के बाद आर्थिक उदारीकरण और अर्थव्यवस्था में भारत देश की भागीदारी, भारत देश में राज्य की भागीदारी कम हो गई, और इसीलिए भारत देश ने उदारीकरण का स्वीकार किया गया। है समझ में। तो उदारीकरण का मतलब है जो भी सरकार के जो नियंत्रण होते हैं उद्योग तथा व्यापार के ऊपर, ऐसे अनावश्यक नियंत्रण को कम करना, यानी उन उद्योगों के ऊपर, उन व्यापारों के ऊपर प्रतिबंध जो लगाए गए उसको थोड़े तरीके से ढील देना, मतलब थोड़े तरीके से कम करना, उसको उदारीकरण बोला जाता है। समझ बेटा। चलो आगे चलते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उदारीकरण का स्वीकार किया, और उदारीकरण का स्वीकार करने के बाद भारत की प्रगति होने लगी, विकास होने लगा, और ऐसे क्षेत्रों में भारत प्रयास करने लगा। आया समझ बेटा। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है। देखो, दूसरा पॉइंट है 1990 के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ, अर्थात दक्षिण 1990 के बाद जो भी दक्षिण पूर्व देश हैं, उन देशों के साथ भारत का व्यवहार देखिए, सिंगापुर है, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध मजबूत हो गए इस उदारीकरण के बाद बेटा। और इज़राइल है, जापान है, चीन है, यूरोपीय संघ है, साथ हमारा लेन देन अधिक बढ़ गया। ऐसा समझ में। और देखा जाएगा जो भी देश यहाँ पे बोले गए हैं, इन देशों के साथ हमारा लेन देन क्या हो गया बेटा, सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा समझ में। तो यहाँ पे बोला गया कि क्या आप खोज सकते हैं क्या, आर्थिक विकास दर से क्या तात्पर्य होता है, मतलब आर्थिक विकास हो रहा है, तो उससे आपको क्या तात्पर्य, मतलब देश की प्रगति होती कि नहीं होती, आपको खाली खोजना है। भारत, नेपाल, भूटान आर्थिक विकास की तालिका आपको तैयार करनी है। यहाँ पे भारत का स्तर, मतलब विकास का कहाँ पे, नेपाल का कहाँ पे, भूटान का कहाँ पे, आपको एक आर्थिक तालिका तैयार करनी है बेटा। आया समझ में। चलो आगे के पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट जो दिया गया है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अगर देखा जाएगा, आर्थिक संगठनों में भारत का सहभाग बढ़ गया। देखो, जो भी देश विश्व में अपने देश का विकास करने के लिए कुछ ऐसे आर्थिक संगठन सामने आ गए, और ऐसे आर्थिक संगठनों ने भारत देश ने बार बार वहाँ पे अपना सहभाग दिखाया है। आया समझ में। तो वहाँ पे भारत देश ने अपना सहभाग बढ़ाया है। आया समझ में। और एक ऐसा संगठन है
G20, मतलब इसको G20 बोला जाता है। ये G20 एक शिखर परिषद का सम्मेलन है बेटा, उसको G20 इस तरीके से बोला जाता है, आया समझ में। और इसमें BRICS मतलब ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। देखिए, एक संगठन है और ये संगठन क्या काम करेगा बेटा, आर्थिक संगठन है। और ये संगठन भारत के उद्योग तथा व्यापार, आर्थिक विकास किस तरीके से होना चाहिए इसके ऊपर काम करेगा। और ये संगठन ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इन देशों के साथ बना हुआ है। और इनका ये बौद्ध चिन्ह है बेटा, आया समझ में, एक निशान है, आया समझ में। तो ये BRCS समझे। तो इसमें आपको इतना याद रखना है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इतना आपको याद रखना है, आया समझ बेटा। तो ब्रिक्स क्या है, किसके ऊपर काम करता है, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए बेटा, ये देखो यहाँ पे अगर देखा जाएगा, 20 वित्तीय मंत्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स है, 20 मतलब 20 प्रमुख देश इसमें सहभागी हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्था में वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का संगठन है ये। इसमें पूरे देश शामिल है, 20 देश शामिल हैं। उसमें एक परिषद होगी बेटा। इस परिषद को अगर देखा जाएगा, ग्रुप ऑफ 7 है। नेता शाह सलमान और अध्यक्षता शिंजो आबे। ये आपको इतना ध्यान देना, ये खाली जनरल नॉलेज है आपको समझाने के लिए G20 क्या होता है बेटा। अभी ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये G20 है, ये सदस्यता देश है G20 के, ऐसा समझ में। ये पूरे देश है, इसमें यहाँ पे सदस्यता बनेंगे G20 के। और इन सभी देशों का एक G20 बोल के एक शिखर सम्मेलन परिषद होता है बेटा। और इस शिखर सम्मेलन परिषद में अपने अपने देश के जो इतने सारे जिसमें देश सदस्यता है, इन सभी देशों का आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसमें एक सम्मेलन होता है। और इन सभी सम्मेलनों में बातचीत, चर्चा के ऊपर काम किया जाता है, आया समझ बेटा। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, ये G20 का मतलब है, आया समझ बेटा। आगे देखिएगा क्या बोला गया है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध अधिक दृढ़ हुए और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ गया। और विश्वास बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समूहों में अगर देखा जाएगा तो भारत का जो स्थान है और ऊंचा हो गया। अगर देखा जाएगा तो सबसे परिपूर्ण टेक्नोलॉजी का देश अमेरिका, इस अमेरिका के साथ हमारा आर्थिक और व्यवहारिक संबंध बढ़ गया, दृढ़ मतलब मजबूत हो गया। और एक दूसरे देश के साथ अमेरिका ने भारत देश के साथ विश्वास किया और भारत ने अमेरिका के साथ विश्वास किया, और ये विश्वास बढ़ गया। और बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समूह में अगर देखा जाएगा और भारत का नाम सबसे ऊंचा हो गया, ऐसा समझ में, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिएगा, भारत की जो परमाणु नीति है बेटा, उस परमाणु नीति में अगर देखा जाएगा एक महत्वपूर्ण भाग है, ऐसा समझ में। भारत की जो परमाणु नीति है, उस परमाणु नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु शक्ति का अर्थ है, इस परमाणु शक्ति के बारे में आपने भूगोल में अध्ययन किया होगा, साइंस में आपने अध्ययन किया होगा। परमाणु शक्ति का महत्व क्या है इसका आपने अध्ययन किया होगा। और इस परमाणु शक्ति से भारत को
क्या महत्व प्राप्त होता है, भारत देश की शक्ति किस तरीके से बढ़ती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और भारत को स्वतंत्र प्राप्ति के तुरंत बाद, भारत को जिस समय आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद भारत ने तुरंत परमाणु परीक्षण की नींव रखी, परमाणु परीक्षण करने का निश्चय लिया। और जिस लिए परमाणु परीक्षण करना है, नींव रखी, परमाणु परीक्षण करके दुनिया को दिखाना है, भारत देश ने ऐसा सोचा। और सोचने के बाद तुरंत भारत देश ने परमाणु परीक्षण का एक आयोग स्थापित किया बेटा। और आयोग स्थापित करने के बाद किसके अध्यक्षता में आयोग स्थापित किया बेटा, डॉक्टर होमी भाभा जो थे उनके अध्यक्षता में आयोग स्थापित किया। और उस आयोग का महत्वपूर्ण उद्देश्य था बेटा, अगर देखा जाएगा, ध्यान देना है आपको, क्या उद्देश्य था कि सैन्य संघ, भारत की जो सैन्य शक्ति है उस सैन्य शक्ति का अब ताकत जो है, उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाना है, ये सबसे ज़्यादा उद्देश्य था। और 1974 में और 1998 में भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया था, 98 में एक बार और 74 में एक बार। 1974 और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण और पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे बेटा, पोखरण, राजस्थान में एक पोखरण एक जगह है, वहाँ पे भारत ने परमाणु परीक्षण की क्षमता दिखाई पूरी दुनिया को। और ऐसे भारत ने हथियार तैयार किए कि उस परमाणु परीक्षण का वो वहन करे। और देखा जाएगा तो ऐसे हथियार भारत देश ने वायुसेना को, नौसेना को और थल सेना को सुपुर्द किए, सक्षम बनाए। तीनों दल को भारत ने इस परमाणु परीक्षण से देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्या बनाया बेटा, सक्षम बनाया है, समझ में। अभी देखिएगा परमाणु परीक्षण और भारत का वहन का जो हथियार है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ऊर्जा संबंधित अन्य जानकारी है, यहाँ पे डॉक्टर होमी भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु परीक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। और इस परमाणु परीक्षण का आयोग की स्थापना करने के बाद बेटा, ये आयोग हमारी मुंबई में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC जो है ट्रॉम्बे में, मानखुर्द के आगे, वहाँ पे स्थित है। और ये BRCS मतलब विज्ञान क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, समझ में। आपको इतना ध्यान देना है। ये खाली आपका जनरल नॉलेज है, ये आपको अधिकतर जानकारी देने की एक कोशिश है, समझ में। तो इतना आपको याद देना है। डॉक्टर होमी भाभा 1948 को 10 अगस्त 1948 को परमाणु आयोग की स्थापना की गई और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, समझ में। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है बेटा। और आगे देखिएगा, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं कि उन हथियारों का हम लोग क्या करते हैं बेटा, परमाणु से क्षेपणास्त्र है उसके ऊपर हम लोग वहन करते हैं। देखो, भारत के पास 130 140 से लेके एटम बम है ना। और ऐसे एटम बम के साथ भारत और पाकिस्तान ने कभी भी सीमा विवाद से लेके चीन और पाकिस्तान को कभी भी ऐसा पहले बोला नहीं है कि हम लोग परमाणु का हमला नहीं करेंगे, समझ में, कि ये क्षेपणास्त्र है परमाणु परीक्षण के। और इससे वहन करने वाले क्षेपणास्त्र जैसे कि अग्नि है, ब्रह्मोस है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 4, इस तरीके से क्षेपणास्त्र होते हैं बेटा, समझ में। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिएगा, समझ में इतना। तो तीनों दलों को भारत ने एकदम सक्षम बनाया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि देखिएगा, परमाणु हथियार अत्यंत विनाशकारी होते हैं। आपको पता है कि परमाणु हथियार जो होते हैं वो अत्यंत विनाशकारी मतलब बहुत प्रलयकारी होते हैं। और उसके लिए उपयोग
कभी न हो ऐसा नियंत्रण प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसे परमाणु हथियारों का उपयोग बार बार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपको नियंत्रण बार बार प्रयत्न करना चाहिए। देखिएगा, और आगे वो क्या बोला गया है कि ऐसे 2 समझौते बनाए गए कि इस समझौते को परमाणु से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। परमाणु प्रसार प्रतिबंध समझौता, उसको NPT बोला जाता है। सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण का प्रतिबंध समझौता CTBT। ये 2 समझौते बेटा, ये समझौते आपको इतना ध्यान देना है। और बड़े देशों के लिए लाभकारी होने के कारण विकासशील देशों पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाले ये समझौते हैं। और इन समझौते के ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। आया समझ में? अब ये NPT और CTBT क्या है ये हम लोग देखेंगे। देखिएगा, ये देखो, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिब्रेशन ट्रीटी, मतलब ये एक NPT का फुल फॉर्म है बेटा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिब्रेशन ट्रीटी। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक संधि है, एक कायदा है, एक समझौता है बेटा, और एक दस्तावेज है। ऐसा समझ में? ये NPT का मतलब NPT क्या है। आगे देखिएगा, ये देखो CTBT है, इसको किस व्यापक परमाणु परीक्षण है इसके बारे में इसमें बोला गया। एक समझौता है, इससे प्रतिबंध किया गया है। और ये 24 सितंबर 1996 में अस्तित्व में आया था CTBT। ऐसा समझ में? कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट ब्रेन ट्रीटी इसको कहा जाता है, CTBT। इतना आपको ध्यान देना है। बाकी ये खाली एक समझौते है परमाणु परीक्षण के, आपको इतना ध्यान देना है। आया समझ बेटा? ये CTBT आपको याद रखना है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिब्रेशन ट्रीटी ये आपको याद रखना है बेटा। ये खाली परमाणु परीक्षण के एक समझौते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ तक समझ में आया? समाचार अभी इधर देखिए, परमाणु हथियारों का निर्माण करने के लिए संख्या अधिक हो रही है, और इसके लिए कक्षा की ओर एक निवेदन कीजिए कि समाचार में प्रकाशित करने वाले प्रयत्न कीजिए। आपको ये करके दिखाना है कि परमाणु हथियारों के ऊपर अगर देखा जाएगा तो निर्माण देशों की संख्या अधिक हो रही है, और इस संख्या को आपको रोक लगाने के लिए आप कक्षा में क्या निवेदन कर सकते हो, इसके बारे में आपको प्रयत्न करना है समझ बेटा? देखिए, लास्ट हमारा जो एंडिंग है उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग, क्या बोला गया है। अब तक भारत अब परमाणु राष्ट्र का एक अस्त्रधारी राष्ट्र है, परंतु हमने जिम्मेदारी परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार की गई है। और देखा जाएगा तो निरस्त्रीकरण के प्रयत्नों को भारत हमेशा समर्थन देता है। मतलब निरस्त्रीकरण मतलब शस्त्र हाथ में नहीं लेना है, मतलब उसमें कम सोचना है ना। शांति प्रस्तावित करना है, हमेशा झगड़ा लड़ाई करना है क्या, नहीं करना है। ये बार भारत देश सोचता है, क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना है, ये भारत देश की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेश नीति इस प्रकार की समीक्षा के बाद हम अध्याय में भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आया समझ में? और यहाँ पे जो हमारा अगर देखा जाएगा विदेश नीति की जो विकास यात्रा है भारत देश की, जो समीक्षा थी, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो गया है। और अगले चैप्टर में हम लोग भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आया समझ बेटा? ये था वो अपना जो दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको ध्यान देना है खाली फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। फर्स्ट चरण में क्या बोला है, सेकंड चरण में क्या बोला है। ऐसा समझ बेटा? ये आपको ध्यान देना है। विदेश नीति का आरंभिक चरण है, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण, और इसमें आपको BRCS ये ध्यान देना है, NPT और CTBT ये आपको ध्यान देना है, और 1974 और 1998 ये आपको ध्यान देना है।
और उसके बाद आपको BRCS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ध्यान देना, ये बोध चिन्ह है, ये आपको ध्यान देना है बेटा। आया समझ में? तो ये सब आपको, ये शिखर परिषद के जो G20 जो बोला गया है उसके देश, सदस्य देश हैं। ये उदारीकरण का हमने देखा था, और ये CTBT और ये NPT, ये आपको ध्यान देना है। आया समझ बेटा? तो यहाँ पे हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर था यहाँ पे ख़त्म होता है। आया समझ बेटा? चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।